सभी छात्रों को सुप्रभात। आज हम कक्षा एकादश गद्य खंड में नया पाठ है शेखर जोशी द्वारा रचित गलता लोहा पाठ का हम अध्ययन करते हैं। गलता लोहा पाठ शेखर जोशी ने एक कहानी के रूप में लिखा है। शेखर जोशी का जन्म 1932 अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ। इनकी रचनाओं में कोसी का घटवार, सात के लोग, दाजू हलवाहा, नौरंगी बीमार है, ये सब कहानी संग्रह हैं। तो शेखर जोशी ने गलता लोहा कहानी एक प्रतिनिधि नमूने के रूप में लिखी है, जिसमें जातिगत विभाजन का विवरण है और जातीयता का जो है वास्तविक रूप उजागर किया है। शेखर जोशी इस कहानी में उत्तराखंड पहाड़ के लोगों के बारे में, जो लखनऊ आकर पढ़ते थे उनके बारे में, और उनके सामाजिक स्तर जिनमें जातिगत क्या क्या उनके भेदभाव थे, इन सब का वर्णन करते हैं। एक दिन मोहन शिल्पकार टोले में आकर के अपनी दुकान पर जो धनराम उसका मित्र था उसके यहाँ पहुँचा। उसके हाथ में कुछ हंसी और दरात थे, उसकी धार निकलवानी थी और वह मोहन जो था अपने मित्र धनराम की दुकान पर आकर बैठा। मोहन ब्राह्मण था, धनराम शिल्पकार लोहार जाति का था। अब दोनों अपने बचपन की याद करने लगे और बचपन की याद में उन्हें अपने अध्यापक मास्टर त्रिलोक सिंह याद आए। उसी कहानी की याद करते हुए वे विचार करने लगे, अपनी पढ़ाई के दिन के बारे में विचार करते रहे। तो कहानी इस प्रकार थी कि मोहन ब्राह्मण जाति का था, उसके पिता बंशीधर पुरोहित थे और धनराम लोहार था। वह उसके यहाँ लोहे के यंत्र बनाने का, लोहे के यंत्र तंत्र सुधारने का काम होता था। इस प्रकार से हम देखें कि दोनों स्कूल में पढ़ने जाते थे। मोहन कुशाग्र बुद्धि का था, मेधावी था, और धनराम मंद बुद्धि का था, वह पढ़ने में ज़्यादा ठीक नहीं था। मास्टर त्रिलोक सिंह गोपाल सिंह की दुकान से हुक्का पीकर जब स्कूल की चार दीवारी में पहुंचते तो बच्चों की उठक पटक, दौड़ भाग सब जो है शांत हो जाते थे। मोहन पूरे स्कूल का मॉनिटर था और वह पूरे स्कूल के बच्चों को एक साथ प्रार्थना कराता था और मॉनिटरिंग करता था। मास्टर त्रिलोक सिंह उस समय में बच्चों की बहुत पिटाई करते थे, तो बच्चे उनसे थर-थर काँपते थे। लेकिन मोहन उनका एक अच्छा शिष्य था जो कुशाग्र विद्या का था। मास्टर त्रिलोक सिंह उसकी विशेषता बताते थे, बड़ाई करते थे कि एक दिन मोहन जो है बड़ा आदमी बनेगा, पढ़ लिख करके एक अधिकारी बनेगा, अफसर बनेगा। मोहन के पिता को भी यही आशा थी। इस तरह से एक बार त्रिलोक सिंह ने धनराम से तेरा का पहाड़ा सुना। उसे तेरा का पहाड़ा याद नहीं आया। उसकी खूब पिटाई हुई, उस पर संटी लगाई गई। इसके बाद त्रिलोक सिंह ने जाति सूचक शब्द भी बोले कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, क्योंकि उसके व्यवसाय लोहे का था, लोहा कूटने का काम करते थे उसके परिवार में। आखिरकार जो धनराम था वह तीसरे दर्जे तक पढ़ा और फिर अपना पैतृक व्यवसाय संभाल कर अपना काम करने लगा। वह अपने पैतृक व्यवसाय में लग गया। लेकिन इधर मोहन जो है एक दूसरे स्कूल में आगे उस पढ़ने गया, जो उनके गांव से 4 मील दूर था। बीच में नदी पड़ती थी। मोहन के पिताजी ने बरसात के दिनों में नदी में बाढ़ आती थी, इसलिए
नदी के पार वाले गांव में एक यजमान के यहाँ व्यवस्था कर दी। मोहन ने वहाँ से पढ़ाई लिखाई शुरू की एक परिवार में रहकर, और वह छुट्टियों में अपने घर आता, लेकिन एक बार वह घर आते समय नदी में बहते बहते बच गया। तो मोहन के पिता को बड़ी चिंता हुई कि ऐसा ठीक नहीं है। इसी बीच में एक बार लखनऊ से उनके गांव का रमेश, जो लखनऊ में नौकरी करता था, अर्थात वहाँ एक हेड क्लर्क था, वह सरकारी नौकरी में था, वह आया और उसके सामने अपना प्रस्ताव रखा। वह भी ब्राह्मण था। तो प्रस्ताव में ये था कि वह मोहन को अपने साथ लखनऊ ले जाए, और रमेश ने भी यही विचार किया कि ठीक है, मैं इसको वहाँ ले जाकर अच्छे स्कूल में पढ़वाऊँगा। बंशीधर ने बड़ी आशा भरी दृष्टि से उसके आभार व्यक्त किया कि बिरादरी का सहारा है। इस प्रकार मोहन रमेश के साथ पढ़ने लखनऊ चला गया। लखनऊ पहुँचने पर मोहन को एक सामान्य से स्कूल में उसका दाखिला करा दिया गया। रमेश ने उसे घर का नौकर बना दिया। वह अपने मित्रों को, अपने दफ्तर के लोगों को अपना भाई बिरादर ना बताकर उसे एक नौकर की ही जो है उपाधि मिली, अर्थात उसे नौकर समझता था। इस प्रकार से मोहन एक मेधावी छात्र, एक कुशाग्र बुद्धि का छात्र लखनऊ जैसे शहर में, महानगर में जाकर गुम हो गया, और वह एक घरेलू नौकर बनकर रह गया। मोहन जब घर में रमेश के यहाँ रहता था तो अधिकतर जो आस पड़ोस की जो उसकी भाभी या चाचियाँ थीं, वे उससे सामान मंगाती रहती थीं कि मोहन ये ला दे, कि मोहन आलू ला दे, कि मोहन धोबी के कपड़े दे आ, कि मोहन जो है सब्जी ला दे। इस प्रकार से मोहन एक घरेलू नौकर बनकर रह गया। लेकिन मोहन ने कभी घर आकर नहीं बताया कि मेरी पढ़ाई कैसी हो रही है। वह एक आध बार घर भी आया, तब भी उसके बताने की हिम्मत नहीं पड़ी। अंत में मोहन जब कक्षा 8 पास के बाद वहाँ पर रमेश ने उसे पढ़ाने की दृष्टि से एक सामान्य से कारखाने जैसे स्कूल में उसका दाखिला करा दिया, अर्थात किसी यांत्रिक स्कूल में उसका दाखिला करा दिया गया, और वहाँ पर वह लोहे का काम सीख गया। और लोहे का काम सीखते सीखते वह एक तरह से भाई एक बड़ा आदमी, एक अधिकारी बनने वाला था। उसकी पढ़ाई जो होनी थी वो नहीं हुई, और वह एक जो है मैकेनिक और एक मिस्त्री बनकर रह गया। तो इसी संबंध में पाठ का जो शीर्षक है गलता लोहा। गलता लोहा का मतलब है कि व्यक्ति जो बनना चाहता है और वो जिस काम को नहीं कर पाया और जिस काम को करने लग गया, अर्थात उसने कारखाने में काम किया, कारखाने में लोहे का काम सीखा, तो वह एक मेधावी कुशाग्र बुद्धि का बालक जो एक ऑफिसर बनना था, वह एक लोहे के काम का व्यक्ति बन गया। अर्थात वह कुशाग्र बुद्धि का था तो वह लोहे के काम करने में भी निपुण रहा। तो यहाँ पर लोहा गल गया, अर्थात मोहन जो है एक लोहे के काम का विशेषज्ञ बन गया, अर्थात लोहे के जो यंत्र तंत्र बनते हैं उसमें उसको विशेष निपुणता हासिल हो गई। तो कहानी का परिक्षेप यहाँ यही कहता है कि जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति काम करता है वह उसी की योग्यता हासिल कर लेता है। धनराम का पैतृक व्यवसाय था लोहे के यंत्र तंत्र बनाना। तो जब यहाँ पर मोहन धनराम की दुकान पर इस तरह से बैठा उसको देख रहा था, वह एक सरिया को जो है गर्म करके उसे गोल बनाकर एक गोले की आकृति देना चाहता था। तो उस समय जो है मोहन उसे बड़ी ध्यान से बारीकी से देख रहा था, और उसने देखा कि बार बार ये गर्म करके चोट मारता है, फिर भी वह सरिया को गोल रूप नहीं दे पा रहा है। मोहन से रुका नहीं गया, क्योंकि शीर्षक है गलता लोहा, अर्थात गले हुए लोहे को, अर्थात गर्म करके उसे मुलायम किए हुए लोहे को सही रूप देना है। और मोहन जो है
उसका एक पारखी था, एक शिल्पकार का निपुणता जानता था, और इसलिए वह उठ कर के उसने उसकी भट्टी में हाथ डाल दिया और सनासी से सरिया को गर्म करके बाहर निकाल के और निहाई पे रख कर के हथौड़े से चोट नपी तुली मान कर और उस सरिया के को गोल जो है रूप दे दिया, उसका ये गोला बना दिया, गोल रिंग बन गया। और जब ये देखा कि धनराम ने कि मेरा पैतृक व्यवसाय है और मैं इस काम को डेली करता हूँ, रोज़ाना करता हूँ, और इसने ये काम कर दिखाया है, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। ये तो लखनऊ पढ़ने गया था, और लखनऊ पढ़ने गया था जिसके कारण ये जो है ये तो पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बनने गया था, ये लोहे का काम कैसे जानता है। उसे बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। वह उसे आश्चर्य से देखता रहा, असमंजस में पड़ गया। लेकिन यहाँ पर मोहन के मन में कोई ऐसा भाव नहीं था, कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं थी, और वह न इस कोई उससे स्पर्धा थी। उसकी आँखों में एक सृजक की चमक थी, अर्थात एक शिल्पकार बना मतलब जो है वस्तु निर्माण करने का एक जो है निपुणता थी, उसमें वो चमक थी। इस प्रकार से मोहन जो है उस सरिया को बना देता है। तो इस कहानी से पता चलता है कि मोहन के पिताजी की और उसके अध्यापक की और समाज की ये जो आशा थी एक प्रकार से कि वह एक पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन वह एक जो है लोहे का यंत्रों का बनाने वाला शिल्पकार बन गया, क्योंकि लखनऊ में जाकर उसने वही कार्य सीखा था। अब जब उसके पिताजी को ये पता लगा तो वो बहुत परेशान हुए, दुख हुए, लेकिन मोहन इससे परेशान नहीं था, क्योंकि उसे पूर्ण रूप से गर्व था कि उसने जो काम सीखा है वह निपुणता से ही सीखा है। तो गलता लोहा पाठ में ये बताया गया है। 2-3 प्रसंग ऐसे आए हैं कि समाज में सामाजिक रूप से बटे हुए जो लोग हैं जात पात में, उनमें जो भेदभाव होते हुए भी आपस में प्रेम है। जैसे धनराम और मोहन में आपस में प्रेम था, क्योंकि धनराम लोहार जाति का था और मोहन ब्राह्मण जाति का था, और फिर भी मोहन उसके टोले में आकर के, उसके मोहल्ले में आकर के उसकी दुकान पर बैठा और उसने कोई भी भेदभाव नहीं किया। इस प्रकार से यहाँ पर एक मित्र रूप में जात पात का भेदभाव मिटा है। लेकिन अध्यापक त्रिलोक सिंह ने के माध्यम से पता चलता है कि वे जात पात को महत्व देते थे और वे भेदभाव को बढ़ावा करते थे। तो इस कहानी में शेखर जोशी ने इन दोनों बातों को उभारा है। अब हम इस कहानी के कुछ अन्य तत्व देखते हैं। प्रसंग है कहानी का कि इसमें प्रसंग दिया है कि कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। तो यहाँ पर जो अध्यापक त्रिलोक सिंह थे, उन त्रिलोक सिंह ने किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र किया। जिस समय कि धनराम मंदबुद्धि का था, उसे 13 का पहाड़ा नहीं आया, तो वो कहते हैं कि तुझे जो है किताबों की विद्या नहीं आएगी, अर्थात तेरे दिमाग में लोहा भरा है, तुझे जो है विद्या कैसे आ सकती है। तो यहाँ पर त्रिलोक सिंह का कथन है, ये उस समय का प्रसंग है। धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? तो इसमें धनराम मोहन को प्रतिद्वंदी इसलिए नहीं समझता था कि मोहन ब्राह्मण जाति का था, वह लोहार जाति का था, वह अपने आप को निम्न मानता था, वो अपने आप में हीन भावना समझता था। मोहन पढ़ने में कुशाग्र था, बुद्धिमान था, और धनराम पढ़ने में जो है मंद बुद्धि था। इसलिए धनराम जानता था, सोचता था कि इसका अधिकार है ये, क्योंकि उच्च जाति का भी है और पढ़ने में भी बुद्धिमान है। क्योंकि मोहन ने कई बार धनराम के कान भी खींचे थे अपने अध्यापक के कहने पर, और बेंत भी लगाए थे। तो इसलिए जो धनराम था मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। तो यहाँ पर जो धनराम का भाव है अपने बड़े भाई की तरह है, और एक योग्य और श्रेष्ठ के प्रति आदर सत्कार है, इसलिए उसने कभी प्रतिद्वंदी नहीं समझा। आगे हम बात करते हैं
कि धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों। तो धनराम जो था एक लोहार था और मोहन ब्राह्मण था, पुरोहित उसके बाप थे, पुरोहिताई करते थे। तो जब धनराम की दुकान पर आकर मोहन बैठ गया तो थोड़ी बहुत देर के लिए लोग काम कराने के लिए आते थे, दरातों में, हंसियों में धार निकलवाने आते थे, लेकिन मोहन तो वहाँ जम के बैठ गया और उससे अपने बचपन की बातें करने लगा। तो ये आश्चर्य हुआ कि ये ब्राह्मण टोले का लड़का मेरे दुकान पर बैठा है तो लोग क्या कहेंगे। अंत में उसने सरिया को निकाल के उसको चोट मारते हुए हथौड़े से उसको गोल आकार दे दिया, जो धनराम से नहीं हो रहा था। इससे और भी आश्चर्य हुआ कि जो काम पैतृक मेरा था और जो मुझे करना ठीक प्रकार से आना चाहिए और वो ठीक प्रकार से मैं नहीं कर पा रहा हूँ और वह कार्य मोहन ने कर दिया। तो ये एक विचित्र बात हुई। तो इस प्रकार से मोहन के इस व्यवहार पर धनराम को आश्चर्य हुआ। तो हम यहाँ देखते हैं कि इसमें कई चीज़ें इस प्रकार की आई हैं। एक प्रश्न आता है कि इसमें कहा गया बिरादरी का यही सहारा होता है, ये वाक्य इस पाठ में आया है। तो ये किसने कहा और किस प्रसंग में कहा। तो अगर हम विचार करें तो जो मोहन के पिताजी थे बंशीधर, उन्होंने कहा था ये कि बिरादरी का यही सहारा होता है। तो किस प्रसंग में कहा। जो रमेश था वह उन्हीं की बिरादरी का था, जो लखनऊ में नौकरी करता था और जो मोहन को पढ़ाई के लिए ले जाना चाह रहा था। तो वो बात उनकी निश्चित हो गई कि मोहन को वह लखनऊ पढ़ाने के लिए ले जाएगा। तो बंशीधर ने ये कहा कि क्योंकि बंशीधर की बिरादरी के थे तो उन्हें की बिरादरी का यही सहारा होता है, और वे बहुत ही उससे जो है प्रसन्न हुए और उन्होंने इस बात को कहा कि बिरादरी का यही सहारा होता है। तो इसी आशय से कहा कि उनका सहयोग होगा कि मोहन को यहाँ पढ़ने की व्यवस्था ठीक नहीं है। तो ये उनका कहने का आशय था। अगला प्रश्न आता है कि उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। कहानी का ये वाक्य किसके लिए कहा गया है। तो ये मोहन के लिए कहा गया है।